पाइलोनेफ्राइटिस, इसका मतलब क्या है? क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस मतलब कि अगर आपने जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस था उसको अगर आप ठीक नहीं करते, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनिक में। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? क्रोनिक में। अब इसमें क्या होगा? अगर आप एक्यूट को अनट्रीट छोड़ दोगे, उसका आप इलाज नहीं करोगे, थोड़ी सी केयरलेसनेस दिखाओगे, तो क्या होगा? आपको क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। और इसमें उसने लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स, ये पूरी लाइन में बता रहा हूँ, इट रिक्वायर्स प्री डिस्पोजिशन टू इन्फेक्शन सच एज रिफ्लेक्स। देखो इस लाइन को जरा समझना कि क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में क्या होनी चाहिए? प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन का मैंने आपको कई दफा बताया है। प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एग्रावेटिंग फैक्टर, कि ऐसी चीजें जो किसी चीज को बढ़ा दे। तो अगर आपको क्या आ जाए, अगर आपकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि आपको क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है, उसके साथ जो मरीज है उसको क्या है? रिफ्लेक्स प्रॉब्लम है, विजाइको, उसको क्या है? विजाइको यूरिटेरल, ठीक है, विजाइको यूरिटरल रिफ्लेक्स है, ठीक है, विजाइको यूरिटरल रिफ्लेक्स भी है, मतलब कि उसका यूरिन बैकफ्लो कर रहा है। और उसको क्या है साथ में उसको इन्फेक्शन भी हो गया है। और उसको क्या है, या उसको फर्ज करें उसको कोई स्टोन फॉर्मेशन है। तो इन सब में मतलब कि इन्फेक्शन भी है और उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम भी है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन भी है और उसको क्या है, कोई प्रॉब्लम भी है, लाइक उसमें कोई रिफ्लेक्स डिजीज है, विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स है, या फिर उसमें क्या है, उसमें स्टोन फॉर्मेशन है। तो उससे आपको जो एक्यूट चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा? एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कोर्टिकोमेड्यूलरी, ये बहुत अहम, ये यही एमसीक्यू है, सिर्फ इसमें आपने ये लाइन याद रखनी है, बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं है। एसिमेट्रिकल कोर्टिको मेड्यूलरी स्कारिंग, ठीक है, एसिमेट्रिकल कोर्टिको मेड्यूलरी स्कारिंग, इसको अंडरलाइन कर लें। एसिमेट्रिकल कोर्टिको मेड्यूलरी स्कारिंग, इसमें क्या होगा कि आपका जो कोर्टेक्स है, ठीक है, जो आपका कोर्टेक्स और जो आपका मेड्यूला है, इन दोनों के क्या हो जाएंगे? इन दोनों के स्कार्स बन जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के क्या हो जाएंगे? स्कार बनेंगे। और वो क्या होगा? एसिमेट्रिकल, मतलब कि वो एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। एसिमेट्रिकल कोर्टिको मेड्यूलरी स्कारिंग, इसको अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज है और ये सबसे अहम इसमें लाइन है, बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं है। उसके बाद इसमें क्या होगा? हाँ, इसमें एक और चीज अहम है, दैट दैट इज योर ब्लंटेड कैलिसिस, ठीक है, ब्लंटेड कैलिसिस, ब्लंटेड कैलिसिस, ब्लंटेड हम किस चीज को कहते हैं? हम ब्लंट उस चीज को कहते हैं जिसके क्या हो? नॉट शार्प एजेस, अगर किसी चीज के शार्प एजेस नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लंट कहते हैं। तो इसमें जो आपके कैलिसिस होंगे, अब कैलिस क्या होता है? मैंने आपको ये समझाया था, फर्ज करो आपकी ये क्या है? किडनी है, ठीक है, और ये क्या है? आपके यूरिटर है, ठीक है, दिस इज योर यूरिटर। तो क्या होता है? पहले आपके आपके क्या होते हैं? मेजर कैलिसिस होते हैं, ठीक है, इस तरह ना ये पॉकेट्स बनी होती हैं, आपकी जो यूरिटर है वो आगे ना पॉकेट्स डिफरेंट बनाती है। उसके बाद आपके छोटे छोटे ना कैलिसिस स्टार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं माइनर कैलिसिस। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्लंटेड कैलिसिस, जो कैलिसिस होते हैं वो खुले खुले से हो जाते हैं, ठीक है, उनकी ना कोई शार्प एज नहीं रहती, मतलब वो ना फैल से जाएंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे और उनकी कोई शार्प एज नहीं रहेगी। देखो इसको मैं समझा नहीं पा रहा। देखो जो आपके कैलिसिस हैं, अगर वो क्या है? शार्प हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन ब्लंटेड है। लेकिन अगर वो इस तरह खुले से हो जाएंगे, मतलब उनकी कोई शार्प एज हमें नहीं मिल रही, वो आगे से गोल मटोल हो गए हैं, उनकी जो एजेस थी वो मुड़ सी गई हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्लंटेड कैलिसिस। तो आपने याद रखना है, जो क्रोनिक का मरीज होता है पायलोनेफ्राइटिस का, इसमें क्या होगा? इसमें ब्लंटेड कैलिसिस होंगे। उसके अलावा इसमें और क्या होता है? इस जो टिब्यूल्स होंगे, डेट विल कंटेन ईओसिनोफिलिक कास्ट, इसको समझना है आपने, ये समझने वाली बात आ गई इसमें। इसमें जो टिब्यूल्स होंगी, इसमें क्या होंगी? जो टिब्यूल्स होंगी वो क्या करेंगी? वो कंटेन करेंगी, डेट दे विल कंटेन ईओसिनोफिलिक, ठीक है, ईओसिनोफिलिक कास्ट, ठीक है, ईओसिनोफिलिक कास्ट, इसको जरा समझ लेना थोड़ा सा गौर से, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें जो टिब्यूल्स होंगी ना, उसमें क्या होगा? उसमें आपको ईओसिनोफिल्स काफी ज्यादा मिलेंगे, ईओसिनोफिल के ना क्रिस्टल्स ज्यादा मिलेंगे, ईओसिनोफिल के क्रिस्टल ज्यादा मिलेंगे, रिजेंबलिंग थ्राइट टिश्यू। अब देखो, जब इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि इसकी जो टिब्यूल्स को जब आप हिस्टोस्लाइड में देखोगे, जब आप इसकी हिस्टोलॉजी करोगे, तो इट विल रिजेंबल लाइक किसके किसके साथ ये मिलेगा? इट विल रिजेंबल लाइक थायराइड ग्लैंड। और मुझे कोई एक्सीलेंट सा स्टूडेंट बताएगा जिसने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है कि थायराइड ग्लैंड में कौन से सेल्स होते हैं? थायराइड ग्लैंड में कौन से सेल्स होते हैं? शाबाश, जल्दी बताएं जी। डॉक्टर निमरा जफर, आप क्यों नहीं आंसर कर रही हैं आज? और बाकी भी बताएं। यस डॉक्टर समीना, एक्सीलेंट। कि थायराइड ग्लैंड में कौन से सेल्स होते हैं? फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा इसमें? ये जो ट्यूब्यूल्स होंगी, हमें इसकी हिस्टोलॉजी स्लाइड इस तरह मिलेगी कि ये किसके साथ मिल रही हैं? दे रिजेंबल लाइक थायराइड ग्लैंड। ये अहम बात है और ये समझने वाली बात है कि जब हम इस ट्यूब्यूल की चूंकि इसमें ईओसिनोफिल बहुत ज्यादा है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आपके फॉलिकुलर सेल हैं, दे आर आल्सो ईओसिनोफिलिक सेल्स। मैंने आपको ये तब बताया था शायद कि जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करते हैं तो इसके ईओसिनोफिल वाला कलर आता है। तो ईओसिनोफिल मतलब ये इयोसिनोफिल इस तरह अरेंज होंगे कि इसकी हिस्टोलॉजी स्लाइड इट विल बी सिमिलर लाइक थायराइड ग्लैंड।
ठीक है, इट विल बी सिमिलर लाइक थायराइड ग्लैंड। अब आप कहते हैं कि यार बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसको जरा गौर करना है। आपने गौर करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूं। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि आपके यूरिन में प्रोटीन आती है, जल्दी बताएं। एनीवन, आप मुझे कोई बता सकता है कि आप माशाल्लाह सारे हेल्दी बंदे हैं, तो कोई मुझे बंदा बता सकता है कि आपके प्रोटीन में यूरिन आती है, और यूरिन में प्रोटीन आती है? डॉक्टर काशिफ ने कहा है नहीं आती, डॉक्टर तलहा ने कहा आती है, डॉक्टर हसन ने कहा नहीं आती, अदनान ने भी कहा नहीं आती, डॉक्टर मारिया ने भी कहा आती है। अच्छा, अगर आती है तो कौन सी आती है? ठीक है, जी बताएं। एनीवन, के सब हेल्दी पर्सन में अगर प्रोटीन आती है तो कौन सी आती है? डॉक्टर अदनान कह रहे हैं स्टोन प्रोटीन, नहीं नहीं आती, नॉर्मल रेंज तो होती नहीं है। डॉक्टर मारिया, प्रोटीन नहीं आती हमारे यूरिन में, जल्दी बताएं, शाबाश। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें जल्दी से। नहीं आती चले मैं बताता हूँ। कोई कह रहा है नहीं आती, कोई कह रहा है आती है। इससे पहले कि आप कोई नई इजाद कर दे प्रोटीन, मैं आपको एक प्रोटीन बता देता हूँ। देखो, अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि एक जो हेल्दी पर्सन है उसके यूरिन में प्रोटीन आती है, तो आपने कहना हाँ आती है। एक फिजियोलॉजिकल प्रोटीन भी होती है, और वो फिजियोलॉजिकल प्रोटीन क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो आपके टिब्यूल के एपिथेलियम होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, टिब्यूल के एपिथेलियम होते हैं, इसको जरा गौर से देखना है वरना आपको समझ नहीं आएगी। जो आपकी किडनी टिब्यूल्स हैं, ठीक है, जो आपकी किडनी की टिब्यूल्स हैं, जो आपकी क्या है, किडनी की टिब्यूल्स हैं, प्लस इसके साथ जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो आपका क्या है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड और किडनी टिब्यूल्स, थायराइड ग्लैंड और किडनी टिब्यूल्स, ये क्या, इनका जो एपिथीलियम है, ठीक है, जो इन दोनों का एपिथीलियम है, वो एक खास किस्म की प्रोटीन बनाता है। इन दोनों का जो एपिथीलियम है वो क्या बनाता है, वो एक खास किस्म की प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को हम कहते हैं जी, ये नया नाम है, टैम, ठीक है, इसका नाम लिख लेना, टैम हॉर्सफाल, ठीक है, टैम हॉर्सफाल प्रोटीन, ठीक है, टैम हॉर्सफाल प्रोटीन। और जी डॉक्टर काशिफ, मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, ये बाकी जिसने पहले फर्स्ट एड पढ़ी हुई है, जिस जो बेचारा पहले फर्स्ट एड पढ़ रहा है उसको, उससे सवाल नहीं है, जिसने पहले फर्स्ट एड पढ़ी हुई है। एनीवन मुझे कोई बता सकता है कि टैम हॉर्सफाल प्रोटीन कहाँ पे लिखी हुई है? जी डॉक्टर काशिफ, मैं मुझे आपसे उम्मीद है कि आप आंसर कर पाएंगे। टैम हॉर्सफाल प्रोटीन कहाँ पे लिखी हुई है? इसको कास्ट कहते हैं। नहीं नहीं, कास्ट नहीं कहते, बताता हूं मैं इसको। जी मुझे बताएं कि ये प्रोटीन कहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी बताएं। नहीं पता? यस, डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट एड को पढ़ा हुआ है। जो आपका रीनल सिस्टम का फर्स्ट पेज है ना, रीनल सिस्टम का फर्स्ट पेज है जहाँ पे कास्ट वगैरह लिखी हुई है, उसके ऊपर आपकी ये लिखी हुई है टॉम हॉर्सफाल प्रोटीन। इसके बारे में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। आपका जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, और जो आपका थायराइड ग्लैंड है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है और जो आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, इनका जो एपिथीलियम है, ये नॉर्मल एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं टैम हॉर्सफाल प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, टैम हॉर्सफाल प्रोटीन। और ये एक नॉर्मल प्रोटीन है, और ये हर बंदे की जो यूरिन होता है उसमें आ रही होती है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि यार नॉर्मल पर्सन में प्रोटीन आती है, तो आपने कहना हाँ आती है। कौन सी आती है? दैट इज योर टैम हॉर्सफाल प्रोटीन, दैट इज योर टैम हॉर्सफाल प्रोटीन। और ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोटीन है, इसके काफी ज्यादा ना फंक्शंस होते हैं। तो ये क्या करती है, ये आपके यूरिन में आ रही होती है। अब चूंकि ये थायराइड ग्लैंड से भी बन रही है और किडनी की ट्यूब्यूल से भी बन रही है, तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि जो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ये किससे रिजेंबल कर रही हैं? दे रिजेंबल लाइक थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसकी आपको समझ आ गई है। डॉक्टर मारिया, इसका लेवल मुझे नहीं पता, इसका लेवल ना आप इंटरनेट से चेक कर सकते हो, लेकिन इसका सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका लेवल इतना कोई खास अहम नहीं है, ठीक है। तो इसका सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, आगे हम चलते हैं, और इसमें हम बात करते हैं कि हमारा ट्यूब्यूल्स भी हो गया और ये भी हो गया। तो बस ये इसमें खत्म हो गया। अच्छा, आगे इसमें ना इसकी एक और डिजीज लिखी हुई है, डेट इज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको हर चीज पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। ये डिजीज का नाम क्या है? डेट इज योर जेंथो, डेट इज योर जेंथो, जेंथोग्रेनुलोमेटिस, जेंथोग्रेनुलोमेटियस पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, जेंथोग्रेनुलोमेटिस पाइलोनेफ्राइटिस। ये डिजीज जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके बारे में एक दो बातें हम करते हैं और इसको गुजारते हैं, ठीक है। ये कोई खास अहम डिजीज नहीं है। तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें ना आपको रेयर ग्रोसली ऑरेंज नोड्यूल्स मिलेंगे, दैट कैन मिमिक ट्यूमर नोड्यूल्स कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड किडनी डैमेज। देखो, इसमें कोई खास चीज नहीं है। इसमें सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, ग्रोस ग्रोस ऑरेंज नोड्यूल्स, ठीक है, ग्रोस ऑरेंज नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। किडनी में आपको क्या मिलेंगे? ग्रोस ऑरेंज नोड्यूल्स मिलेंगे, जो कि मिमिक करेंगे किसको? जो कि नकल उतारेंगे, मतलब हमें लगेंगे कि ये सेम सेम है, किसके साथ सेम है? ट्यूमर के साथ सेम है, ठीक है। दे विल मिमिक ट्यूमर, दे विल मिमिक ट्यूमर।
ट्यूमर नोड्यूल्स कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड किडनी डैमेज, और ये क्या करेंगे, किडनी डैमेज करेंगे। और ये क्यों होते हैं, दे आर ड्यू टू ग्रैनुलोमेटियस टिश्यू कंटेनिंग फोमी मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, दे आर ड्यू टू ग्रैनुलोमेटियस, ठीक है, ग्रैनुलोमेटियस टिश्यू कंटेनिंग फॉर्मी मैक्रोफेज। तो बस इसमें कोई खास डिजीज नहीं है, बस इसमें ना आपने ये चीज कर देनी है, ग्रोस ऑरिंग नोड्यूल, बस इसमें बाकी आपने छोड़ देना है, इसमें कभी आपसे एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। और इसकी जो एसोसिएशन है, दैट इज योर प्रोटीएस इन्फेक्शन। अगर कोई बंदा है उसको प्रोटीएस का इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ इसकी क्या है, इसकी एसोसिएशन है प्रोटीएस इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोटीएस इन्फेक्शन के साथ इसकी क्या है, एसोसिएशन है। बस इसमें आपने ये बात याद रखनी है, इसके अलावा कोई बात याद नहीं रखनी। ठीक हो गया। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी बता दे कि आपको पाइलोनेफ्राइटिस सारा क्लियर हो चुका है, फिर हम आगे चलें। और आगे है आपका AKI, बहुत आसान है, समझ ले, आपको पहले ही आता है। डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर समीना, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर लाइबा को क्लियर है, हम आगे चलते हैं जी। ओके, शाबाश, अगर आपको बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर है। ये थोड़ा सा ड्राई सा टॉपिक है और आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आगे है जी आपका टॉपिक, दैट इज योर AKI। ठीक है, AKI हम किसको कहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। कि कोई हमें मसला हुआ है, मसला हमें नहीं पता कहाँ हुआ है, लेकिन मसला हुआ है और उसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो गई है, इसको हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी डिजीज इंजरी। इसमें आपने 3 डायग्राम्स बना लेनी है। कैसी, सबसे पहले तो आपने अपना दिल बना लेना, ठीक है, और वो वाला दिल बनाना है जो आपके पास है, जो किसी को आपने दिया हुआ है वो वाला दिल नहीं, जो आपका दिल है उसको ही बनाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपने एक हार्ट बना लेना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आपने क्या बना लेनी है, उसके बाद आपने एक किडनी बना लेनी है। ठीक है, एक किडनी बना लेनी है। उसके बाद एंड पे आपने क्या बना लेना है, इस तरह ना एक गंदा सा क्या बना लेना है, एक ब्लैडर बना लेना। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लैडर है, दिस इज ब्लैडर। तो इसमें आपको समझ आ गई होगी। जी इयोसिनोफिलिक कास्ट का बता दें डॉक्टर मारिया, इयोसिनोफिलिक कास्ट क्यों होगी। देखो, जो आप जब भी आपको क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस होगा तो आपके इयोसिनोफिल्स ट्यूब्यूल्स में रेज कर जाते हैं। ठीक है, ये रेज कर जाते हैं, जब ये रेज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके इयोसिनोफिलिक कास्ट होगी। ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स होंगी उसमें इयोसिनोफिल्स क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म में जमा हो जाएंगे। अच्छा, AKI के पे हम आते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी में आपने क्या याद रखना है, आपने 3 डायग्राम बना लेनी है, हार्ट, किडनी एंड ब्लैडर। अब इसमें क्या होगा, अगर तो अगर तो कोई मसला किडनी से पहले है, ठीक है, हम ना किडनी को रेफरेंस बना के चलते हैं। अगर तो किडनी से पहले कोई मसला है, अगर तो किडनी से कोई पहले मसला है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री रीनल। प्री रीनल का मतलब क्या है, पहले रीनल के, किडनी से पहले मसला है, इसको हम कहते हैं प्री रीनल। और अगर किडनी के अंदर मसला है तो इसको हम कहते हैं इंट्रा रीनल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक, इसको हम कहते हैं इंट्रा रीनल, रीनल के अंदर कोई किडनी के अंदर मसला है तो जिसकी वजह से इंजरी हो रही है, या फिर क्या है, इंट्रिंसिक कोई मसला है। और अगर किडनी के बाहर बाद में मसला है तो इसको हम कहते हैं पोस्ट रीनल। ठीक है, पोस्ट रीनल। तो इस तरह हमने इसको 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है कि क्या है, कि प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री रीनल क्या है, किडनी से पहले। तो अब आप सबको ये सारी चीजें आती हैं पहले से, मैंने सिर्फ रिवाइज करवानी है। देखो, आपको मुझे कोई बंदा बता सकता है कि किडनी से पहले पहले क्या मसला होगा कि किडनी को सही तरह ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, जल्दी शाबाश जल्दी बताएं। फर्ज करो कि एक मरीज है, ठीक है, एक मरीज है और उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। उस बेचारे का क्या हो गया, एक्सीडेंट, RTM कहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को। उसका जब एक्सीडेंट होगा तो उसको क्या होगी, स्वेयर ब्लीडिंग, उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। जब उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी तो उसको क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया। उसके अलावा अगर एक मरीज है वो बेचारा सहरा में गुम हो गया, वो क्या हो गया, सहरा में गुम हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया हो गया। उसके अलावा अगर एक मरीज है और उसका हार्ट फेल हो चुका है, उसका हार्ट सही तरह पंप ही नहीं कर पा रहा, तो हार्ट फेल अगर हो चुका है तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको हाइपोवोलेमिया होगा, उसकी सही तरह किडनी पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये आप कार्डियक आउटपुट कम है, हार्ट फेलियर हो गया है, या उसको ब्लीडिंग हुई है, या उसको क्या है, या उसको हाइपोवोलेमिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें किडनी की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो क्या होगा, किडनी को डैमेज हो जाएगा, किडनी को सही तरह ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये वाली है, लिवर सिरोसिस। ठीक है, लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस को जरा समझो। देखो, लिवर सिरोसिस में क्या होगा, लिवर सिरोसिस में क्या होगा कि आपकी जो लिवर बना रही है एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन वगैरह बना रही है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि लिवर ही बेचारा खराब हो चुका है, तो उसने एल्ब्यूमिन क्या खाक बनानी है। तो एल्ब्यूमिन जब कम होगी तो उससे क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो कैपिलरीज में आपके ब्लड को पकड़ने वाली चीज थी वो क्या थी, वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन थी। जब आपकी एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन कम होगी तो उससे क्या होगा, आपको अडीमा हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा। और जब आपको अडीमा होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो आपका गर्दश कर रहा है, ठीक है, जो आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। आपका फ्लूइड बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, टोटल फ्लूइड ज्यादा हो जाता है एडीमा में, लेकिन जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो कम हो जाता है। इसको ध्यान से समझना है, टोटल फ्लूइड ज्यादा हो जाता है लेकिन जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब सर्कुलेटिंग फ्लूइड कम होगा तो जितनी हमने ऊपर वजह पड़ी है इन सब में क्या होगा, आपका BP कम हो जाएगा।
जब आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, आपकी किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा। जब आपकी किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। अब फर्ज करो कि आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। जब आपकी किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा तो आपका RBF, रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, आपकी GFR भी कम हो जाएगी। जब जाहिर बात है ब्लड कम जाएगा तो आपकी फिल्ट्रेशन भी कम होगी। जब फिल्ट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, आपका रेनिन आएगा, रेनिन रास सिस्टम चलेगा। जब रेनिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेनिन किसको इंक्रीज कर देगा, हमारे इंक्रीज कर देगा किसको, एल्डो को, ठीक है, एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज कर देगा। अब एल्डो क्या करेगा, एल्डो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसकी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। और क्या करेगा, और ये क्या करेगा, मैंने कहा था कि सोडियम और वाटर क्या है, दे आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो जब सोडियम हमारा रीअब्जॉर्ब होगा तो उसके साथ उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाएगा, दैट इज योर वाटर। तो क्या होगा कि आपका सोडियम जिस तरफ आएगा आपका वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, आपका जो एडीमा है वो और वर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें जो वाटर और सोडियम ज्यादा होने से आपका बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये पहली फाइंडिंग हमें मिली है। उसके अलावा चूंकि आपकी GFR क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। GFR क्या है, कम है। GFR क्या है, कम है। तो GFR कम होने से क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो बन है, और जो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन है, जो आपकी क्रिएटिनिन है वो क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो आपके ये सारी आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी। अब हम इसको देखते हैं कि आप इसकी टेस्टिंग किस तरह करोगे, कि आपको पता कैसे चलेगा कि यार इसको प्री नेनल है, पोस्ट नेनल है, क्या बुलाया है इसको। तो आप जब देखोगे उसको, अगर ये वाला मसला होगा, तो सबसे पहले आप उसकी ओस्मोलैलिटी चेक करनी है। ये ऑर्डर वाइज चेक करनी है। तो सबसे पहले आप उसको क्या चेक करोगे, ओस्मोलैलिटी, ठीक है, ओस्मोलैलिटी चेक करोगे। ओस्मोलैलिटी, ओस्मोलैलिटी कितनी होती है नॉर्मल, एनीवन, हमारी नॉर्मल ओस्मोलैलिटी कितनी होती है, जल्दी बताएं। जो ये मरीज होगा इसकी ओस्मोलैलिटी क्या होगी, लेस देन 500, ठीक है, इसकी ओस्मोलैलिटी कितनी होगी, लेस देन 500। डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट, शाबाश। जो हमारी ओस्मोलैलिटी नॉर्मल होती है वो कितनी होती है, 300 के करीब होती है। और अगर हम इसको एग्जैक्ट लिखें तो वो होती है 280 से लेकर 290 के दरमियान होती है। और अगर हम इसको और ज्यादा एग्जैक्ट लिखें तो होती है 286, ठीक है, 285 86 हमारी ओस्मोलैलिटी होती है। अच्छा, इसमें जो ओस्मोलैलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ओस्मोलैलिटी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है। और ऑस्मोलैलिटी, हाँ, इसमें ग्रेटर देन 500 है। ग्रेटर देन 500 है, क्यों है, क्योंकि आपकी जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो चुकी है ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये बात इसमें आपने समझनी है। और इससे क्या होगा, चूंकि आपकी ऑस्मोलैलिटी ज्यादा है तो आपका क्या होगा, आपका बीपी भी ज्यादा होगा, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसमें हमें हाइपर टेंशन मिलेगी। उसके अलावा जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें आपको FE, ठीक है, FENA आई थिंक हमने फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ा, ये उसमें लिखा हुआ है, BRS में लिखा हुआ है। FENA के आगे लिख लें, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन, ठीक है, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम। इसका मतलब क्या है, देखो, ये हमारे पास ना एक रेशो है, एक फ्रैक्शन है। किस किस की फ्रैक्शन है, कि कितना सोडियम आपका क्या हुआ था, फिल्टर हुआ था। कितना सोडियम क्या हुआ था, फिल्टर हुआ था। और उस फिल्टर में से जितना सोडियम फिल्टर हुआ था उसका कितने परसेंट सोडियम हमारा क्या हो गया है, एक्सक्रीट हो गया। उसका कितने परसेंट सोडियम क्या हो गया, एक्सक्रीट हो गया। इस रेशो को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, ठीक है। एक्सक्रीशन आपने ऊपर रखनी है, एक्सक्रीशन को आपने ऊपर रखना है, एक्सक्रीशन ओवर फिल्टर, ठीक है। जितना फिल्टर हुआ था, जितना किडनी में फिल्टर हुआ था उसको आपने उसको नीचे रखना है, और ऊपर किसको रखना है, एक्सक्रीशन को। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक रेशियो आएगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कितना आपके पास सोडियम फिल्टर हुआ था, उसमें से कितना बाहर गटर में चला गया, बाहर कितना गटर में चल गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं FENA। और जो नॉर्मल FENA होता है वो कितना होता है, वो होता है लेस देन 1%। वो कितना होता है नॉर्मल, जो हर हम सारे हैं इन सब में क्या, हम सब में क्या होता है, नॉर्मल लेस देन 1% होता है। कि अगर 100 मोलिक्यूल सोडियम के क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, तो उसमें से 99 हमारे वापस ब्लड में चले जाते हैं। बट उसमें जो वन एक बेचारा किस्मत का मारा होता है वो फिर गटर की सैर करता है, वो गटर में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं FENA। और ये कितनी होती है, इट इज नॉर्मली लेस देन 1%, इट इज नॉर्मली लेस देन 1%। और इसमें आपको और क्या फाइंडिंग मिलेगी, इसमें आपको जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, जो आपकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन है,
इसमें आपको क्या मिलेगी, मोर देन 20। इसकी जो रेशियो है आपको मोर देन 20 मिलेगी। मोर देन 20 क्यों मिलेगी, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्रिएटिनिन के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जो इसकी रेशियो है वो आपको मोर देन 20 मिलेगी। आपको FeNA कितना मिलेगा, वो नॉर्मल मिलेगा, वो कितना होता है, लेस देन 1% होता है। और आपको इसमें ऑस्मोलैरिटी कितनी मिलेगी, 500 मिलेगी। ये जो इसकी फाइंडिंग्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी बताएं कि प्री रेनल की समझ आ गई है, फिर मैं आगे चलूँ, जल्दी बताएं, शाबाश, आसान है ये। अगर आपने पहले एक लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको आपके लिए कुछ भी नहीं है, हलवा है ये। चलें ठीक है, सबको समझ आ गई। अगर किसी को नहीं समझ आई तो शर्माना नहीं है, मुझे बता दें, मैं दोबारा भी बता दूंगा। मैं कोई हो, अगर आपके क्या हो कि आपके फर्ज करें किडनी के अंदर मसला है, अगर किडनी के अंदर मसला है तो फिर क्या होगा। किडनी के अंदर मसला क्या है, फर्ज करो आपको क्या है, टिब्यूल्स इंटरस्टिशियम। ठीक है, टिब्यूल्स इंटरस्टिशियम, मतलब कि किडनी के अंदर कोई मसला है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रारीनल। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रारीनल कहते हैं। या फिर आपको क्या है, आपकी जो किडनी की टिब्यूल्स है उसकी क्या हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है। जो टिब्यूल्स का इंटरस्टिशियम था उसकी क्या हो गई है, उसकी नेक्रोसिस हो गई है। नेक्रोसिस क्यों हुई है, उसको मतलब कि फर्ज करो कोई नेफ्रोटॉक्सिन आ गया। नेफ्रोटॉक्सिन अभी हम पढ़ते हैं। नेफ्रोटॉक्सिन क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी किडनी को डैमेज करती हैं। तो अगर कोई नेफ्रोटॉक्सिन आ गया है, या फिर क्या हो गया, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया, एक्यूट एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद हमने वही पढ़ना है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया, तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया है। तो ये भी सारी चीजें इसमें हो गई। उसके अलावा मतलब ये सारी इसकी वजह है कि जो टिब्यूल्स है उसके इंटरस्टिशियम की या तो नेक्रोसिस हो गई है। नेक्रोसिस का मतलब क्या है कि उसकी सेल डेथ हो गई है। तो किडनी के अंदर हमने कोई उसको ऐसी मेडिसिन दी है जिससे क्या हुआ है कि उसको नेक्रोसिस हो गई है, या फिर क्या है, एक्यूट इंटरस्टिशियल, उसको क्या है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को अभी हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें अगर कोई ग्लोमरुलस कॉज, मतलब कि हम ग्लोमरुलस कब कब डैमेज होगा, इंट्रारीनल में। तो इसमें उसने लिखा हुआ है एक्यूट ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि यार जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, एक्यूट ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस होता है। क्या होगा, जो ग्लोमरुलस होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या फिर आपको मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, तो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन हम पढ़ चुके हैं। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं। मेलिग्नेंट का मतलब होता है खतरनाक। मेलिग्नेंट का क्या मतलब होता है, खतरनाक, राक्षस। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, बीपी। तो एनीवन मुझे कोई बता सकता है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की क्या डेफिनेशन हमने सीवीएस में पढ़ी थी। जी डॉक्टर काशिफ। यस, एक्सीलेंट यार, शाबाश। जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है इसमें हमारा जो बीपी होता है, अगर वो डायस्टोलिक कितना हो जाए, 120 से ज्यादा हो, 120 से ज्यादा हो, और हमारा जो सिस्टोलिक है वो अगर 180 से ज्यादा हो। ठीक है, अगर वो 180 से ज्यादा हो और 120 से ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एंड इट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अगर इसके साथ कोई ऑर्गन भी डैमेज हो चुका हो। देखो, मैं ये हम सीवीएस में पढ़ चुके थे, सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। अगर आपका बीपी 120 और 180 से ज्यादा है, ठीक है, 120 और 180 से ज्यादा, और इसके साथ ऑर्गन डैमेज है, तो इसको आप कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं, अगर आपका बीपी 120 और 180 से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या करती है, हमारे ग्लोमरुलस को डैमेज करती है, जिससे हमें क्या होता है, इंट्रारीनल कॉज होती है। उसके अलावा इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखी हुई है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। इसमें सबसे पहले हमें क्या होगा, एटीएन। ठीक है, तो एटीएन मैंने आपको कल ही पढ़ाना है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एटीएन का पूरा मतलब है एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस। उसके अलावा इसमें आपको क्या मिलेगी, पैची नेक्रोसिस। ठीक है, पैची नेक्रोसिस मतलब कि आप डिफरेंट पैचेस मिलेंगे आपको किसके, नेक्रोटिक टिश्यूज के। ठीक है, नेक्रोसिस के क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट पैचेस मिलेंगे। अब ये जो हाँ, इसमें जो एटीएन और ये जो नेक्रोसिस के पैचेस है ना, ये क्या करेंगे, ये आपके किस में चले जाएंगे, ये डेब्रिस है, ये जो गंद बला है, जितने भी ये नेक्रोटिक टिश्यूज हैं, जो हमारे डेड टिश्यूज हैं, ये क्या करेंगे, फर्ज करो कि ये आपकी टेब्यूल है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे, अब्स्ट्रक्ट करेंगे। ये जब ये अब्स्ट्रक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, बैक फ्लो होगा। इससे क्या होगा, बैक फ्लो होगा। और जब बैक फ्लो होगा तो आपकी जीएफआर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। देखो, मैं आपको समझा ही देता हूँ यार, फिर ना कहना कि सही नहीं समझाया। देखो, फर्ज करो कि दिस इज योर बोमन कैप्सूल। ठीक है, दिस इज योर बोमन कैप्सूल। और फर्ज करो कि आपकी ये वाली टिब्यूल क्या हो गई है, खराब हो गई है, और ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है। मतलब कि आपका जो रीनल टिब्यूल है वो अब्स्ट्रक्ट हो गई है। अब क्या हुआ कि आपका जब यूरिन आ रहा था तो यहाँ से तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यूरिन क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा। यूरिन क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा। जब बैक फ्लो करेगा तो जो बोमन कैप्सूल है, जो बोमन कैप्सूल है, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर HSP क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर किसकी तरफ लगेगा, वापस आपके ब्लड की तरफ लगेगा। तो इस सारे चक्कर की वजह से क्या होगा, आपकी जीएफआर कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी जीएफआर कम हो जाएगी। तो इंट्रारीनल में क्या होता है कि जो आपके डेड टिश्यूज होते हैं वो किसके अंदर जमा हो जाते हैं, आपकी ट्यूब्यूल्स के अंदर जमा हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको क्या हो जाता है, बैक फ्लो होता है। आपको क्या होता है, बैक फ्लो होता है, जिससे आपकी क्या हो जाती है, जीएफआर कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं इंट्रारीनल, इंट्रारीनल या इंट्रिंसिक
एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी। ओके, आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी है। उसके अलावा हम टेस्ट जब इसकी लैब फाइंडिंग देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें हमें लैब फाइंडिंग क्या मिलेगी, इसमें जो ऑस्मोलैलिटी है, जो इसमें ऑस्मोलैलिटी है वो हमें कितनी मिलेगी, ठीक है, नॉर्मल के करीब करीब मिलेगी। जो ऑस्मोलैलिटी है वो हमें कितनी मिलेगी, लेस देन 350 मिलेगी। लेकिन इसमें जो यूरिन का सोडियम है, ठीक है, इसमें जो यूरिन सोडियम है, जो यूरिन सोडियम है वो कितना मिलेगा, वो मोर देन 40 मिलेगा। इसकी क्या वजह है, अब फिर वही सवाल दोबारा आ जाता है कि जो प्री रीनल थी उसमें हमारा जो फ्रैक्शन एफ ई वो नॉर्मल क्यों थी, और इसमें जो आपका एफ ई है वो मोर देन 2% क्यों है, ठीक है, वो मोर देन 2% क्यों है। ये वही सवाल आ जाता है दोबारा कि जो आपका फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है, कि आपका कितना सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है, वो मोर देन 2% क्यों है, ठीक है। तो ये फिर अगेन वही सवाल आ जाता है। और इसमें क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन की जो रेशो होगी इट विल बी लेस देन 15, कि इसमें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो काफी हद तक ना आपका फिल्टर हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता जितना आपका प्री रिनल में होता है। तो जो कंसेप्ट है वो ये समझने वाला है कि इसमें जो एफ ई एन है वो 2% से ज्यादा क्यों है, और जो आपका नॉर्मल है उसमें लेस देन 1% क्यों होता है। यस डॉक्टर काशिफ, आप कमाल पे कमाल किए जा रहे हो, मतलब आप लावे हो। और मैं आपने बिल्कुल दोबारा सही आंसर बताया है कि देखो, चलो मैं बता ही देता हूँ, बच्चे बड़ी देर से सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या पढ़ी जा रहे हैं हम। देखो सिंपल, आपने इसका बच्चों वाला आंसर था। डॉक्टर अदनान आप थोड़ा सा इसमें ना गलती कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। जो प्री रीनल है ना, जो प्री रीनल है, देखो इसमें मुझे बताएं, जो प्री रीनल है इसमें कोई किडनी में मसला चल रहा है, जो प्री रीनल है इसमें आपकी किडनी नॉर्मल होगी या अब नॉर्मल होगी, या किडनी में कोई मसला नहीं चल रहा, किडनी में बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपका आपका सोडियम रीअब्जॉर्ब किसने करना था, किडनी ने करना था ना। तो आपकी किडनी तो नॉर्मल है, तो आपकी फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम तो नॉर्मल होगी। तो इसका बच्चों वाला आंसर था कि यार चूंकि हमारी किडनी नॉर्मल है तो हमारी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम भी नॉर्मल है। लेकिन जो आपकी किडनी वाली डिजीज थी, जो आपकी क्या है, किडनी वाली डिजीज है, इसमें आपकी किडनी नॉर्मल है नहीं, इसमें आपकी किडनी नॉर्मल नहीं है। इसमें आपकी जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है जिसमें से आपका सोडियम रीअब्सॉर्ब होना था वो खराब हो चुकी हैं। जब वो खराब हो चुकी हैं तो इसमें क्या होगा, आपकी जो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है, कि मतलब कि आपके अगर 100 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, अगर 100 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, तो उसमें से जो 2 होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, इसमें ट्यूब्यूल्स क्या हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। तो इसमें जो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है वो मोर देन 2% होगा। लेकिन जो पीछे वाला है उसमें चूंकि आपकी किडनी नॉर्मल है तो किडनी ने रीअब्सॉर्ब करना था, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपका लेस देन 1% होगा। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका पोस्ट रीनल, कि अगर आपके किडनी के बाद कोई मसला है तो उसमें क्या होता है, तो पोस्ट रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी के बाद। तो ये बहुत आसान है। फर्ज करो कि अगर कोई किस्मत का मारा है, उसको क्या हो गया है, उसको स्टोन फॉर्मेशन है, उसको नेफ्रोलिथासिस हो गई है, तो नेफ्रोलिथासिस से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसे क्या करेगा, उसे बैक फ्लो होगा। जब बैक फ्लो होगा तो क्या होगा, उससे फिर वो अगेन मसला आएगा कि उसको पोस्ट रीनल किडनी इंजरी हो जाएगी। या फिर फर्ज करो उसको क्या है, बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अगेन उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इसके अलावा फर्ज करो कोई उसको अल्लाह ना करे कैंसर है, ठीक है, नियोप्लाज्म है, ठीक है, नियोप्लाज्म है, उससे क्या होगा, उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। या फिर उसको कोई कंजेनाइटल नियोप्लाज्म है, तो इन सारी वजह से क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो पोस्ट रीनल की जितनी भी वजह होती हैं, दे आर ऑल काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, दे आर ऑल काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी डिजीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इसमें क्या होती है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारी यूरिन ऑस्मोलैलिटी है वो कितनी होगी, वो ना नॉर्मल के तकरीबन करीब करीब ही होगी, वो लेस देन 350 होगी। और बाकी इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हैं, दे ऑल आर वेरिएबल, ठीक है, दे ऑल आर वेरिएबल। तो ये बच्चों वाला टॉपिक था, लेकिन इसमें जो बातें समझाने वाली थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। एक दफा मुझे जल्दी से एक नारा लगा दे कि समझ आ गई है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे है जी आपका टॉपिक का नाम, डेट इज योर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसका मतलब क्या है, देखो इसको हम थोड़ा सा स्पीड से करते हैं ताकि आपको जल्दी से कवर हो सके। मुझे पता है आप सारे थक गए हो, मैं भी थक चुका हूँ। देखो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कि जो आपकी किडनी के टिश्यूज हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यूज, उसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। और नेफ्राइटिस का मतलब क्या है कि आपकी किडनी वगैरह की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है।
अगर आपके क्या हो गया है ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसको दूसरा नाम होता है ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, कि अगर आपकी ट्यूब्यूल्स और आपका जो इंटरस्टिशियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसका दूसरा नाम है ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी रीनल इन्फ्लेमेशन होती है, किसके साथ होती है, एक्यूट इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, इसमें जो समझने वाली बातें वो ये वाली हैं कि आपको क्या मिलेगा जब आप किसी बंदे को कोई ड्रग्स दोगे, ठीक है, ड्रग्स दोगे, उन ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि वो ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं। वो ड्रग्स क्या करती हैं, वो ड्रग्स डेट एक्ट लाइक हेप्टिन, डेट एक्ट लाइक हेप्टिन। हेप्टिन क्या होती है, ठीक है, हेप्टिन, हेप्टिन के बारे में लिख लें। हेप्टिन्स क्या है, हेप्टिन्स क्या है, दे आर प्रोटीन्स, ठीक है, ये खुद तो इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये हेप्टिन्स क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं, किसके साथ कंबाइन करती हैं, आपकी प्रोटीन के साथ कंबाइन करती हैं। किसी भी प्रोटीन के साथ ये कंबाइन करेंगी और ये क्या बना देंगी, ये एक ना कॉम्प्लेक्स बना देंगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपके फौजी हैं, इस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को समझते हैं कि यार ये कोई बाहर से चीज आ गई है, तो इस कॉम्प्लेक्स के खिलाफ क्या बना देते हैं, एंटीबॉडीज बना देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के खिलाफ क्या बना देते हैं, एंटीबॉडीज। तो आपने आपकी बुक की लाइन है कि ड्रग्स डेट एक्ट लाइक हेप्टिन्स, हेप्टिन्स क्या है, हेप्टिन्स आपकी किसी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती हैं और क्या करती हैं, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, इसको हम कहते हैं हेप्टिन्स। और इन ड्रग्स, ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इन ड्रग्स में आपको अब लिखने की जरूरत नहीं, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, डेट इज योर डायूरेटिक्स, पेनिसिलिन, पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सल्फेनोमाइड्स, और आपके रिफेम्पासिन, ठीक है, रिफेम्पिन और एनसेड्स, एनसेड्स, रिफेम्पिन, सल्फेनोमाइड्स, पीपीआई, पेनिसिलिन और डायरेटिक्स। ये क्या करते हैं, ये आपकी किडनी को डैमेज करते हैं। क्यों डैमेज करते हैं, दे एक्ट लाइक हेप्टिन्स। हेप्टिन्स क्या है, हेप्टिन्स क्या है, हेप्टिन्स किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन करती हैं, जिससे क्या आता है, हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। उसके अलावा उसने और लिखा हुआ है कि दे आर इट मे बी सेकेंडरी टू इन्फेक्शन, और सेकेंडरी टू इन्फेक्शन कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन से भी सेकेंडरी हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून, ठीक है, अगर किसी को क्या है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में कौन कौन सी आती है, आपका मशहूर जमाना, डेट इज योर शोगरन डिजीज। शोगरन डिजीज में क्या होता है, आपका मुंह भी खुश्क होता है, आपकी आंखें भी खुश्क होती हैं, आपका पसीना भी नहीं बन रहा होता, आपके आंसू भी नहीं बन रहे होते, ठीक है, तो शोगरन सिंड्रोम, इसको हम क्या कहते हैं, शोगरन सिंड्रोम, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, शोगरन सिंड्रोम, ठीक है, शोगरन सिंड्रोम, शोगरन सिंड्रोम हो गया। उसके अलावा SLE, उसके अलावा आपका क्या है, सार्कोइडोसिस, ठीक है, सार्कोइडोसिस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सार्कोइडोसिस हम कहाँ पढ़ चुके हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो ऑटोइम्यून, शोगरन, SLE और सार्कोइडोसिस में आपको क्या हो सकता है, आपकी किडनी का इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और आपकी इंटरस्टिशियम की क्या हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसकी आपको प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी, इसकी आपको प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी, आपका मरीज किस तरह आपके पास आएगा, तो मरीज आपका चल के ही वैसे आएगा, लेकिन आपके मरीज क्या सिम्टम्स लेके आएगा, सिम्टम्स आपके पास क्या लेगा, उसके सबसे पहले उसको क्या होगा, फीवर होगा, उसको बुखार होगा, और क्या होगा, उसको रैशेज होंगे, ठीक है, उसको क्या होंगे, रैशेज होंगे, और क्या होगा, उसको पेरिफेरल ईओसिनोफिलिया इन एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब कि उसके जो पेरिफेरीज होंगे उसमें क्या होगा, ईओसिनोफिल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, उसमें क्या होंगे, ईओसिनोफिल्स ज्यादा होंगे, ईओसिनोफिल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और यूरिन इसमें इसका हम डायग्नोज कैसे कंफर्म करते हैं, हमें यूरिन में क्या मिलते हैं, हमें यूरिन में ईओसिनोफिल बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो ये इसका कंफर्मेटरी डायग्नोज है कि अगर हम यूरिन में हमें ईओसिनोफिल बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं, जिसको क्या है, AIN है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। ईओसिनोफिल्स किधर गया, हाँ, ईओसिनोफिल्स अगर इसमें ज्यादा है तो क्या होगा आपको, अल्लाह भला करे जी, AIN है। उसके अलावा इसमें उसने लिखा हुआ है कि 5P से आपने याद रखना है कि P मतलब जो उसका यूरिन है उसमें आपको ईओसिनोफिल मिलेंगे, पेन फ्री, ये एनसेड से हो सकता है, पेंसिलिन से हो सकता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से हो सकता है, रिफेम्पिन से हो सकता है, और सल्फा ड्रग से हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हाँ बस यही इसमें बातें आपने याद रखनी है जो आपके सामने लिखी हुई है, इसके अलावा कोई खास इसमें बात अहम नहीं है। अब मिल्स किस किस चीज में ज्यादा होते हैं, ईओसिनोफिल्स किस किस चीज में ज्यादा होते हैं, एनीवन, ईओसिनोफिल के बारे में कोई बंदा मुझे बता सकता है कि ईओसिनोफिल किस किस में ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर काशिफ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप सारे सबसे पहला जो आंसर करोगे, डेट विल बी एलर्जी, ठीक है, डेट विल बी एलर्जी। एलर्जी में जी आपके क्या हो जाते हैं, ईओसिनोफिल ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर आयशा हमें सही बता रही हैं कि एस्थमा में भी आपके क्या हो जाते हैं, ईओसिनोफिल क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एनीवन, इसके अलावा बताएं, जल्दी बताएं, एलर्जी और एलर्जी, एस्थमा और बाकियों में बताएं। अभी तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है, AIN, ठीक है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में भी ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा और बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। डॉक्टर मारिया बता रही है ल्यूकीमिया। इस डॉक्टर मारिया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, जो आपके पास होजकिन लिम्फोमा होता है, जो आपके पास क्या होता है, होजकिन लिम्फोमा, उसमें हमारे पास ईओसिनोफिल ज्यादा होते हैं, ठीक है, ईओसिनोफिल होजकिन लिम्फोमा में ज्यादा होते हैं स्पेसिफिकली।
ठीक है, स्पेसिफिकली उसमें ज्यादा होते हैं। यस, चर्ग स्ट्रॉ सिंड्रोम में भी ज्यादा होते हैं। ओके, उसके बाद इसमें और एलर्जी हो गया, एज्मा हो गया, हाँ। लेकिन जो असल बात है ना, वो आप मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं बताई। जो जिस इयोसिनोफिल जिस बारे में जाने जाते हैं, वो अभी तक किसी बात बंदे ने नहीं बताई। बाकी सब आपने एक्स्ट्रा सारी बातें बता दी हैं, लेकिन जो असल बात है वो नहीं बताई। देखो, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया था यार, भूल क्यों जाते हो? देखो डॉक्टर काशिफ, ये थोड़ा सा गौर करें, बाकी बल्कि सारी गौर करें। जो ईओसिनोफिल है ना, ये जो मेनली है, हम ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि ये एलर्जी में ज्यादा होते हैं। एलर्जी में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये इतना कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं है एलर्जी के लिए। एलर्जी में बेसोफिल ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो बेजोफिल्स हैं, जो बेजोफिल्स है एलर्जी में ज्यादा होते हैं। जो ईओसिनोफिल्स हैं, ये किस में ज्यादा होते हैं? अगर आपको क्या हो, हेलमेंथीज का इन्फेक्शन हो, ठीक है। हेलमेंथीज जो आपके ये टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सारे वॉर्म्स वगैरह है ना, इनका अगर आपको इन्फेक्शन हो तो इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके ज्यादा हो जाते हैं। क्या ज्यादा हो जाते हैं? ईओसिनोफिल ज्यादा हो जाते हैं। और शाबाश, जिसने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है वो मुझे बताएगा कि ये हेलमेंथीज में क्यों ज्यादा होते हैं, हेलमेंथीज में ईओसिनोफिल्स ही क्यों ज्यादा होते हैं? शाबाश, जल्दी बताएं। जो ईओसिनोफिल है ना, ईओसिनोफिल एक प्रोटीन पैदा करते हैं। मैंने आपको एस्मा में पढ़ाया था, मेरा दिल कर रहा है कि बदवाएं दूं आपको। खैर दोबारा सुने। जो ईओसिनोफिल है, ईओसिनोफिल क्या करता है? ईओसिनोफिल एक प्रोटीन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी, अल्लाह भला करे, बेसिक प्रोटीन, मेजर बेसिक प्रोटीन, ठीक है। MJP, ठीक है। जो ईओसिनोफिल है, ये क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं MJP। एस्मा में जाके देखना, लिखा होगा आपने। MJP क्या है? एक खास किस्म की प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, जो हमारा ईओसिनोफिल है, ये हेलमेंथीज को मारने के लिए यूज करता है। तो इसलिए आपने याद रखना है, जब भी आपसे कोई बंदा पूछे ना कि ईओसिनोफिल कब ज्यादा होते हैं, तो भाग के एलर्जी की तरफ नहीं चले जाना। पहले आपने कहना है हेलमेंथीज, उसके बाद एलर्जी कहना है। पहले हेलमेंथीज, फिर एलर्जी। क्यों? क्योंकि जो ईओसिनोफिल हैं, अल्लाह ताला ने ये डिजाइन ही कीड़ों को मारने के लिए किया है, हेलमेंथीज को मारने के लिए किए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं MJP। हिमाटोलॉजी अगर आपने पढ़ी होती तो आपको ये आता होता। MJP, ईओसिनोफिल में एक होते हैं डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो क्या, उसमें क्या आती है? MJP प्रोटीन होती है, मेजर 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 बेसिक प्रोटीन, MBP है, मेजर बेसिक प्रोटीन। मेजर बेसिक प्रोटीन, ये जो मेजर बेसिक प्रोटीन है, ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये हमारे हेलमेंथीज को मारती है। इस वजह से जब भी हेलमेंथीज का इन्फेक्शन होता है, हमें ईओसिनोफिल ज्यादा होते हैं। और जब हमें एलर्जिक रिएक्शन होता है, हमारे ईओसिनोफिल भी ज्यादा होते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली हमारे क्या ज्यादा होते हैं? हमारे बेसोफिल ज्यादा होते हैं। अब इसको आपने भूलना नहीं है, वरना मैंने, सही बात है, आपकी फैंटी लगानी है अब। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि यार ईओसिनोफिल में ऐसा क्या होता है कि इससे हमें इन्फ्लेमेशन होती है। देखो, इसको आपने ध्यान से देखना है। जो आपका ईओसिनोफिल है ना, ईओसिनोफिल, इसमें ना एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हिस्टामिनेज। ठीक है, हिस्टामिनेज। तो अगर तक अभी तक अगर आप ये समझते रहे हैं कि हिस्टामिन में क्या जो आपके ये हैं अपना, अल्लाह भला करे, ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल में हिस्टामिन होता है, नहीं। ईओसिनोफिल में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टामिनेज। हिस्टामिनेज, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? हिस्टामीन को। ठीक है, ब्रेक करता है किसको? हिस्टामीन को। हिस्टामीन को क्या करता है? ब्रेक करता है, हिस्टामीन को तोड़ता है। तो जो ईओसिनोफिल हैं, ये तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं? हिस्टामीन को। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार ईओसिनोफिल में होता क्या है? तो ईओसिनोफिल में क्या होता है? ईओसिनोफिल में दो चीजें होती हैं। आपका क्या होता है? हेपरिन होता है। ठीक है, आपका क्या होता है? हेपरिन होता है। हेपरिन क्या है? हेपरिन क्या है? हेपरिन एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, ब्लड को क्या जमने नहीं देता। तो इसमें हेपरिन होता है, थोड़ा सा हेपरिन होता है, प्लस इसमें हिस्टामीन भी होता है। और हिस्टामीन क्या है? वेजोडाइलेटर है। अब आप सारे सोच रहे हैं कि यार ये हिस्टामीन पैदा भी कर रहा है और हिस्टामीन को तोड़ भी रहा है। देखो, जब हमें पेरिफ्रीज में पूरी बॉडी में होती है ना इन्फ्लेमेशन, तो हमारे ईओसिनोफिल की वजह से होती है। पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो ईओसिनोफिल की वजह से होती है। एलर्जी पूरी बॉडी में होती है तो ईओसिनोफिल की वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? वेजोडाइलेशन है, उससे आपकी पूरी बॉडी में रैशेस बन जाते हैं। लेकिन जब जब वो काम खत्म हो जाता है, तो हमारे ईओसिनोफिल एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टामिनेज, जो कि क्या करता है? हिस्टामिन को तोड़ देता है। हिस्टामिन को क्या करता है? तोड़ देता है। और इसमें क्या होता है? हेपरिन होता है, जो कि क्या है? एक एंटी कोगुलेंट है। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ चुकी है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी है। और ये हमें ये जो हिस्टामिन, ये जो आपके ईओसिनोफिल है, ये एलर्जिक में भी रेज होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा स्पेसिफिकली पूछे तो आपने कहना हेलमेंथीज, हेलमेंथीज। ठीक है, फिर मैं चीख चीख के बता रहा हूँ कि हेलमेंथीज एलर्जी नहीं कह देना। सारे सारे माशाल्लाह शुरू हुए थे कि एलर्जी एलर्जी एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी नहीं है, पहले हेलमेंथीज फिर एलर्जी है। ओके, अब आप कहते हैं कि यार एलर्जी में क्या रेज होता है? तो एलर्जी में रेज होता है, अल्लाह भला करे, बेजोफिल्स। ठीक है, बेजोफिल्स, बेजोफिल्स हमारे क्या होते हैं? रेज होते हैं। बेजोफिल्स क्या होते हैं? रेज होते हैं एलर्जी में स्पेसिफिकली। बेजोफिल्स में क्या होता है? बेजोफिल्स में हिस्टामीन होता है। बेजोफिल्स में क्या होता है? हिस्टामीन होता है।
तो जब भी आपको एलर्जी होती है, बेजोफिल आपके ब्लड में ज्यादा हो जाते हैं। जब बेजोफिल ज्यादा होते हैं तो बेजोफिल में क्या होता है, बेजोफिल में हिस्टामिन होता है, और हिस्टामिन क्या कराता है, हिस्टामिन आपको क्या कॉज करा देता है, अल्लाह भला करे, आपको एलर्जी हो जाती है। लेकिन जो बेसोफिल है ये लोकल एलर्जी कॉज कराता है। मतलब कि आपके फर्ज करो आपके हाथ में किसी कीड़े ने काट लिया, तो जो आपको एलर्जी होगी वो क्या होगी, वो बेसोफिल की वजह से होगी। तो बेसोफिल क्या करता है, लोकल एलर्जी कॉज कराता है। जो इयोसिनोफिल है ये पूरी बॉडी में कॉज कराता है। तो ये बातें आपने इसको थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेना, ताकि आपका और बाकी जो नॉन पाइनियर मेडिकोज है उनका थोड़ा सा फर्क रह जाए यार, इज्जत रख लिया करो। ओके, हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि बेजोफिल भी हो गया। ठीक है, बेजोफिल क्या करता है, लोकल एलर्जी कॉज कराता है, और इसमें भी हिस्टामिन होता है, और इसमें और क्या होता है, इसमें आपका हेपरिन होता है। ठीक है, हेपरिन और आपका ये हिस्टामिन होता है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे आज के बाद कि यार एक बंदा है सीबीसी उसकी कराई है और उसमें इयोसिनोफिल ज्यादा है, तो आपका पहला शक किसकी तरफ जाएगा, पहला शक आपका जाएगा किसकी तरफ जाएगा, हेलमंथीस की तरफ जाएगा। उसके बाद जाके एलर्जी का सोचना है। और अगर बेजोफिल ज्यादा है तो फिर आपने कहना है हाँ इसको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है इसके, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कट बात बता दी है। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी है इसमें। और इयोसिनोफिल किस में ज्यादा हो जाते हैं, एज्मा में। इयोसिनोफिल किस में ज्यादा हो जाते हैं, एज्मा में। और अल्लाह भला करे, अल्लाह आपका भला करे, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बड़ा क्लियर कट बताया था, लेकिन माशाल्लाह सारे बंदे भूले हुए हैं। वो कॉन्सेप्ट दोबारा सुन लें कि जो आपका इयोसिनोफिल है, फर्ज करो कि आपको क्या है, एटोपिक एज्मा है। ठीक है, एटोपिक एज्मा। एटोपिक एज्मा क्या होता है कि अगर आपको फर्ज करो किसी चीज से एलर्जी है, तो आपको अगर एज्मा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एटोपिक एज्मा है। तो एटोपिक एज्मा में आपके जो ब्रोंकाई होते हैं वो डैमेज क्यों होते हैं, तो आपको बताया था क्लियर कट क्यों डैमेज होते हैं। चूंकि देखो एटोपिक एज्मा में क्या होता है, एटोपिक एज्मा में हमने पढ़ा था कि ईओसिनोफिल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ईओसिनोफिल क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ईओसिनोफिल क्या पैदा करते हैं, ईओसिनोफिल पैदा करते हैं एमबीपी, मेजर बेसिक प्रोटीन। और ये जो मेजर बेसिक प्रोटीन है ये किसको डैमेज कर देती है, ये किसको डैमेज कर देती है, आपके ब्रोंकाई को भी डैमेज कर देती है। तो इस वजह से जो आपका एटोपिक एज्मा का मरीज होता है उसके बेचारे के ब्रोंकाई क्या हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हुए पड़े होते हैं। ठीक है, वो खराब हुए पड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ईओसिनोफिल है ये एमबीपी प्रोटीन बनाती है, और एमबीपी प्रोटीन किसको डैमेज कर देती है, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल वगैरह को डैमेज कर देती है। तो अगर आज के बाद कोई बंदा पूछे कि एटोपिक एज्मा में ब्रोंकाई डैमेज क्यों होते हैं, तो आपने कहना ड्यू टू ईओसिनोफिलिया। ड्यू टू ईओसिनोफिलिया, ईओसिनोफिलिया में क्यों होता है, क्योंकि इसमें एमबीपी प्रोटीन होती है। एमबीपी प्रोटीन क्या कर देती है, हमारे ब्रोंकाई को डैमेज कर देती है।